गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 5.1 के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न ये ऐसे कह रहा है कि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। अब ये देखो, जो रेखाखंड होता है, रेखाखंड आप जानते हो किसी रेखा के मध्य स्थित किन्हीं दो बिंदुओं की मध्य की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। ये देखो कोई रेखा है इस प्रकार, और ये इनके बीच की दूरी देखो ए और बी है, जो बिंदु है दो, ए है और बी है, और इनके बीच की जो दूरी होती है ना, उसे ही रेखाखंड कहते हैं। तो वो ऐसे कह रहा है कि रेखाखंड की तुलना है ना देख कर करने से क्या नहीं। अब ये देखो, यदि किसी रेखाखंड को हम बिना देखे करेंगे ना तो सही नाप नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक प्रकार से काल्पनिक हो जाएगी यदि हम मन ही मन में सोचेंगे। लेकिन यदि हम देख के करेंगे इसको, एक प्रकार से रफ पर या किसी बोर्ड पर या फिर किसी कागज पर लिख के और देख के करेंगे ना, तो उसकी सही माप आराम से कर पाएंगे। इसलिए देखकर यह हानि है, नहीं देखेंगे तो यही हानि होगी। बस यही दे रखा है कि देखने से ही, देखकर ही क्यों किया जाता है, कारण यही है। कारण यह है कि सही माप की जा सकती है उसकी, और उसकी लंबाई का पता लग जाता है कि उनके दो बिंदुओं के मध्य कितनी दूरी है। अब ये देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि प्रश्न नंबर 2, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा होता है। अब ये देखो, रूलर की अपेक्षा ना डिवाइडर का प्रयोग करेंगे, तो डिवाइडर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो रेखाखंड होता है, जो रेखाखंड की निश्चित दूरी माप सकता है, वो जो फिक्स दूरी होती है, जो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में जो भी होती है, उसको सही तरीके से माप सकता है। दूसरी बात, रेखाखंड की कितनी चौड़ाई है उसको भी अच्छी तरह से माप सकता है। इसलिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है किसकी जगह, रूलर की जगह। तो आपको ये जो मैंने बोला है उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न ये कहता है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए। कोई रेखाखंड खींचो ए बी, ए और बी खींच लिया, दो बिंदुओं की मध्य दो बिंदु हो गए ए और बी। दो रेखाखंड यानी कि एक रेखाखंड खींचो ए बी, खींच लिया। आगे देखो क्या कह रहा है, ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, इनके बीच में ये ले लिया, सी ले लिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या, ए बी, ए से लेकर बी किसके बराबर है, ए सी, ए से लेकर सी और सी बी, सी से लेकर बी होती है। तो आप सबको पता है कि यदि मैं इसको मध्य में ना लेकर या ना इधर भी लेता ना, तो ए सी प्लस सी बी की लंबाई ए बी के बराबर होती। जैसे मान लो मैं ए से लेकर बी तक की लंबाई, मान लो ए बी की लंबाई मैं कुछ भी मान लो, ये देखो मैंने ये माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कोई 4.5 मान लिया मैंने, ठीक है। और ये मान लिया मैंने 3.5 सेंटीमीटर। तो अब ये देखो ए से लेकर बी तक की लंबाई कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ेंगे ना। अब ये देखो ए बी की लंबाई कितनी हो गई, ए बी की, इन दोनों को जोड़ो पहले तो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी यहाँ पर 5 और 3 8, कितनी हो जाएगी 8। लेकिन बात की जाए ए से लेकर सी कितनी है 4.5 है, 4.5 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद देखो सी से लेकर बी, सी बी की लंबाई कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब ये देखो आप सबको पता है कि ए सी को और सी बी को जोड़ेंगे ना तो ए बी के बराबर हो जाता है। तो ये यही सिद्ध करवा रहा था, क्या लंबाई ए बी की लंबाई ए सी प्लस सी बी के बराबर है क्या। तो आप सबको पता है कि कोई भी लंबाई ले लेंगे ना तो ये ए बी के बराबर ही आ जाएगी। अब ये देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हो कि ए बी बराबर तो 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब ये देखो कोई रेखा ले ली, अब ये देखो कोई भी एक रेखा ले ली। अब ये देखो ए से लेकर बी, ठीक है, ए से लेकर बी नहीं, यहाँ पर दे रखा है कि कोई सी, ये ए से लेकर सी तक की है और इनके बीच में कौन सा बिंदु है, ये है बी, ठीक है बच्चों। अब ये देखो क्या कह रहा है कि ए से लेकर बी तो कितनी सेंटीमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और बी से लेकर सी तक कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर। लेकिन बात की जाए ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। अब ये देखो कौन सा बिंदु बी है ना, बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है, तो बिंदु बी हम लिखेंगे यहाँ पर हल। आप सबको पता है जैसे सवाल में दे रखा था वैसे वैसे हमने लिख दिया। यहाँ पर आप सबको पता है ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। कैसे, ए से लेकर सी तक की दूरी 5 में 3 जोड़ा तो कितना होता है, 8 होता है। जबकि ए बी है, ए से लेकर बी 5 है और बी से लेकर सी कितना है, 3 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर हो जाएगी। तो बिंदु बी, बिंदु ए और सी के मध्य, सी के मध्य है। ठीक है बच्चों, यह हमारा प्रश्न नंबर 4 यहीं पूरा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 ये कहता है जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु, एक रेखाखंड है कौन सा, ए से लेकर जी तक का क्या है, मध्य बिंदु है। ये आपको ये देखना है कि जांच करना है कि क्या डी है ना, ये वाला डी ए जी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब ये देखो इसका मध्य बिंदु आपको दिख रहा होगा, देखो 1 से लेकर 7 तक बिंदु दिए हुए हैं। देखो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ और एफ जी है। अब ये देखो आप सबको पता होगा, देखो ए से लेकर बी तक की दूरी क्या है, समान है, समान है ना, ये वाली समान है। ए से लेकर बी तक की दूरी समान है, सी से लेकर डी तक की दूरी समान है। यहाँ तक तो समान है ना, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ पर मैंने आपको अंकित कर दूँ, यहाँ पर 1, 2 और 3 दूरियाँ क्या है, आपस में समान है। लेकिन आपको ये भी देखना है एफ से लेकर जी तक की दूरी भी क्या है, समान है। तो यहाँ पर 1 अंक अंकित कर दिया। अब एफ से लेकर ई की दूरी भी समान है तो यहाँ पर 2 अंकित कर दिया। और ई से लेकर डी तक की दूरी क्या है, समान है, तो यहाँ पर 3 अंकित कर दी। अब ये देखो यहाँ तक भी 3 है, यहाँ तक भी 3 है, तो आप सबको दिख रहा होगा कि ये डी है ना, डी वाला डी बिंदु रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और हल यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु डी रेखाखंड ए जी का, ए से लेकर जी का मध्य बिंदु है। मध्य क्या है, मध्य बिंदु है। क्योंकि हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए डी बराबर डी जी, हम ये लिख सकते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ए जी से लेकर जितनी दूरी है उतनी दूरी डी की जी तक की है। अब ये देखो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि बी रेखाखंड, जो रेखाखंड AC है का क्या है, मध्य बिंदु क्या है, B है ना, B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। अब देखो ये एक रेखाखंड यहाँ पर बनाता हूँ मैं, यहाँ पर एक रेखाखंड बना दिया, इनके बजाय यानी यहाँ पर बनाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक रेखाखंड बना दिया और इस रेखाखंड को इतना ही बनाता हूँ, यहाँ A से लेकर C तक, और इनका इस रेखाखंड AC का क्या है, मध्य बिंदु क्या है, B है। अब ये देखो आगे क्या कह रहा है, और C है ना, C ये वाला C बी डी का मध्य, B से लेकर D। अब ये बिंदु हो गया और यहाँ पर D तक मैं बना देता हूँ ये वाला D। ये देखो अब देखो B है ना, B ए बी का तो मध्य बिंदु हो गया, और C है वो B और D का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। अब ये देखो जहाँ ए बी सी और D एक ही रेखा पर स्थित है। अब ये देखो ए बी सी और D एक ही रेखा पर स्थित है, तो बताइए कि ए बी बराबर क्या, सी डी है, सी डी है। अब ये देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि ए से लेकर जो बी तक जितनी दूरी x मान लिया ना, तो उतनी दूरी ए बी से लेकर सी है, x हो गई। अब ये देखो सी से लेकर डी तक उतनी दूरी है जितनी बी से लेकर सी है और ए से लेकर बी है। अब ये देखो मध्य दूरी हो गई ना, तो ये भी x हो गई और ये भी x हो गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हल यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। अब ये देखो ए बी भी
ए बी किसके बराबर है, बी सी के, और बी सी किसके बराबर है, सी डी के। तो आप सबको पता होगा कि ये सभी समान है, तो ए बी बराबर सी डी अपने आप ही हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है कि 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए, और भुजाओं को मापने के बाद ये बताना है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब ये देखो, मान लो यहाँ पर कोई त्रिभुज बनाऊँ मैं, यहाँ पर हल करता हूँ। पहले तो एक त्रिभुज बना लो ये वाला, और इसकी कुछ भी भुजा रख दूँ मैं त्रिभुज की, मान लो कुछ इस प्रकार। ये तो थोड़ा गलत बन के, ये देखो अब सही है। और इसको नाम दे दिया ए बी और सी। इसको मैं 4 मान लिया, और इसको 4 मान लिया, और इसको 4। तो आपको ये देखना है कि 2 भुजाओं का योग है ना। आगे प्रश्न में नहीं, मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखा क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपनी नोटबुक अपने साथ में रखना। अब ये देखो, 2 भुजाओं का योग, इसमें प्रश्न में दे रखा है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो इस वाली भुजा को जोड़ लूँ मैं। तो एक तो ए बी प्लस ए सी ज़्यादा है किससे, बी सी से। कोई भी 2 भुजा मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि ए बी और ए सी को ही लो, आप ए बी और बी सी को भी ले सकते हो। अब ये देखो ए बी कितनी है, 4 प्लस 4 बड़ा है किससे, 4 से। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। 8 बड़ा है किससे, 4। तो ये सबको पता है कि 8 4 से बड़ा होता है। इसी प्रकार एक त्रिभुज हो गया ये। इसी प्रकार आप दूसरा त्रिभुज बना लो। आप ऐसे कहोगे सर आप तो एक समान ही रखते हो। अब ये देखो अलग अलग रखता हूँ मैं, पी क्यू और आर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं 3 रख लेता हूँ, यहाँ पर 4 रख लूँ, और यहाँ पर 5 रख लूँ। आप कोई भी 2 छोटी भुजा ले लो, और छोटी भुजा को बड़ी भुजा से कंपेयर कर लो। 3 को 4 में जोड़ा तो कितना होता है, 3 प्लस 4। देखो किससे बड़ा है, 5 से। देखो 3 में 4 जोड़ा तो कितना होता है, 7। और 7 बड़ा है किससे, 5 से। आप सबको पता है कि 7 बड़ा होता है किससे, 5 से। इसी प्रकार कोई तीसरा कोई भी त्रिभुज ले लो। मान लो मैं त्रिभुज की भुजाएं मान लूँ, पॉइंट ऑफ मान लूँ। यहाँ पर मान लो 1.5, यहाँ पर मान लो 2.5, ठीक है। और यहाँ पर मान लेता हूँ 3.5, ठीक है। अब आप ऐसे कहोगे कि हम में तो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे और बड़ी भुजा से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब ये देखो इनकी तुलना करेंगे तो देखो 1.5 कितना जोड़ना है, 2.5। तुलना किससे करनी है, 3.5 से। देखो यहाँ पर बीच में चिन्ह मत लगाओ। अब ये देखो 1.5 को 2.5 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। और 4 सबको पता है कि 4 बड़ा होता है किससे, 3.5 से। तो ये देखो इस प्रकार आप है ना 5 त्रिभुज के बारे में कह रखा है। तो यहाँ पर मैंने 3 त्रिभुज बनाए हैं। इसी प्रकार आप चौथा और 5वां त्रिभुज बनाकर भी आप इस प्रकार देख सकते हो। अब ये देखो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको समझा दिया है। यदि आप है ना इनको समझ लेते हो ना, तो किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दे इसी प्रकार का, मान लो इसके अलावा कोई चित्र दे दे और आपको पूछ ले कि पी क्यू दे दो, और इनके बीच में कुछ बिंदु दे दो कि उनकी बीच की दूरी या फिर उनके बीच का बिंदु ये है, तो आप सिद्ध करके बताओ। तो आप इस प्रकार आराम से कर सकते हो।